हेलो एवरीवन। दीप जियो क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, विश्व भूगोल की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था। पिछली क्लास में हमने पवनों के बारे में चर्चा शुरू की थी, जिसमें हमने पवनों की परिभाषा, उनके प्रकार एवं पवनों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की थी। मित्रों, पवनों के प्रकार में हमने 3 मुख्य प्रकार पढ़े थे कल की क्लास में, और उनमें से पहली पवन जो स्थायी पवन है, स्थायी पवन के भी कुछ सब डिवीज़न किए गए थे, उपभाग बताए हैं। उनमें चल रहा था हमारा व्यापारिक पवनें हो गई थी। व्यापारिक पवनों के बाद में पछुआ पवनों की हम चर्चा कर रहे थे। आज हम पछुआ पवनों की चर्चा करेंगे। टॉपिक हमारा पवनें। देखिए मित्रों, पवनें इसमें 3 प्रकार की हमने चर्चा की थी। पवन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। स्थायी पवनें, तीन प्रकार की, जिनमें से पहली स्थायी पवनें, दूसरी हमने देखी थी सामयिक या मौसमी पवनें, सामयिक या मौसमी पवनें, और तीसरी थी स्थानीय पवनें। ठीक है, इसमें से हमने ये टॉपिक शुरू कर दिया था स्थायी पवनें, कि स्थायी पवनें क्या होती है और ये किस प्रकार से गति करती है, मुख्य रूप से इनके कितने प्रकार होते हैं। तो ये भी 3 प्रकार की बताई थी मैंने आपको, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, जिसमें से हम नंबर 1 व्यापारिक पवनों की पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब करेंगे हम इसका नंबर 2 पछुआ पवनें। पछुआ पवनें, ठीक है मित्रों। देखिए मित्रों, पछुआ पवनें क्या है, ये किस तरफ गति करती है, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में चलती है। ठीक है, एक बार इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर व्यापारिक पवनें जो उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की ओर गति कर रही थी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इनकी पछुआ पवनों की। ठीक है, इधर भी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ध्रुव की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर 30 से 35 डिग्री और 60 से 65 डिग्री और 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में। आपने पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, तीस डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश
यहाँ पर 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी पेटी थी? भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यहाँ पर कौन सी है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। ठीक है, और यहाँ पर भी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। ठीक है, इसमें 60 से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। तो अब ये पछुआ पवनें किस तरफ से किस तरफ की गति करती है? ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से, कहाँ से? उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। उत्तरी गोलार्ध में यह उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय वायुदाब की ओर, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गति करती है। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी ये क्या करती है? उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गति करती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो दोनों ही गोलार्धों में किस दिशा में चल रही है ये पवनें? उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में यह चल रही है दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में यह पवनें चल रही है उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, इस प्रकार से चल रही है ना, ये ऐसे गति कर रही है। यहाँ पर ये इस प्रकार से गति कर रही है। ठीक है, तो ये है पछुआ पवनें। इनका मार्ग 60 डिग्री 30 डिग्री उत्तरी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होता है। दोनों ही गोलार्धों में 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पछुआ पवनें चलती है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गति करती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर गति करती है। ठीक है, अब इनका उत्तरी गोलार्ध में धरातलीय अवरोध कम एवं जल का धरातलीय अवरोध अधिक होने के कारण क्या होता है? इन पवनों की गति क्या हो जाती है? उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की गति कम हो जाती है। ठीक है, इन पवनों की गति कम एवं मार्ग स्पष्ट नहीं होते हैं। मार्ग स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पर पवनों की गति भी कम होती है। धरातलीय अवरोध अधिक होने के कारण पवनों की गति कम होती है तथा मार्ग स्पष्ट नहीं होते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जब ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है तो यहाँ पर धरातलीय अवरोध क्या होता है? धरातलीय अवरोध कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर पवनें क्या होती है? पवनें तेज गति से चलती है। जल का विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण पवनें उच्च वेग में चलती है, अर्थात धरातलीय अवरोध कम है और जल का विस्तार अधिक है। इस कारण से पवनों का वेग यहाँ पर क्या होता है? बहुत ही तीव्र होता है। यहाँ पर पवनें बहुत तेज गति से चलती है। इसी कारण से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली पवनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है।
जैसे 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चलने वाली पवन गरजती चालीसा, गरजती चालीसा 40 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 50 डिग्री और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ठीक है, 30 नहीं 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री पर गरजती चालीसा, 50 डिग्री पर इसे भयंकर पचासा, भयंकर पचासा या प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा एवं 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मित्रों इस प्रकार से यह है पछुआ पवने। उत्तरी गोलार्ध में धरातलीय अवरोध अधिक होने के कारण और मार्ग स्पष्ट नहीं होने के कारण पवने कम गति से करती है, कम धीमी गति से चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह पछुआ पवने क्या होती है, धरातलीय अवरोध कम होने के कारण इनकी गति बहुत तेज होती है। जल का विस्तार अधिक एवं धरातलीय अवरोध कम होने के कारण यहाँ पर ये पवने तीव्र गति से चलती है। ठीक है, जिन्हें अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भयंकर पचासा या प्रचंड पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। इन पवनों से जो वर्षा होती है, इन पवनों से, पछुआ पवनों से जो वर्षा होती है, वह वर्षा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ठीक है, और महासागरों के पूर्वी भाग में होती है। महासागरों के पूर्वी भाग में होती है। ठीक है, वर्षा। इन पवनों से जो वर्षा होती है वो महाद्वीपों के तो पश्चिमी किनारे पर और महासागरों के पूर्वी किनारे पर वर्षा होती है। अगला है मित्रों इसी का स्थायी पवन का उपभाग पछुआ पवने हो गया। तीसरा है ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवने, देखिए मित्रों ध्रुवीय पवने क्या है, ये किस तरफ से किस तरफ गति करती है। उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर है मित्रों दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये विषुवत रेखीय, यह भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यहाँ पर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में यहाँ पर है भूमध्य रेखीय उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65 में, 60 से 65 डिग्री। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, अब यहाँ पर ये पवने जो ध्रुवीय पवने हैं ये किस तरफ गति करती है। मित्रों सदैव
यह पता होना चाहिए कि जो पवनें चलती है सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। और हमने जब पिछली ये स्थायी पवनों के दो प्रकार पढ़े हैं, व्यापारिक पवनें और कौन सी, पछुआ पवनें, तो वो दोनों पवनें भी क्या हो रही थी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति कर रही थी। जो व्यापारिक पवनें हैं वो भूमध्य रेखा से क्या हो रही है, भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की ओर गति कर रही है। जबकि पछुआ पवनें क्या कर रही थी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से 60 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों की ओर गति कर रही थी। अब है अगली ध्रुवीय पवनें। ये ध्रुवीय पवनें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से, यहाँ पर कौन सी है, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, अब यहाँ से पवनें चल रही है किस तरफ, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी की ओर, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, और यहाँ पर भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, तो दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से ध्रुवों की ओर चल रही है, इनमें पवनें, ध्रुवीय पवनें। ठीक है, यहाँ पर वायुदाब निम्न है और यहाँ से निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ, अर्थात 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांशों से, यहाँ से 65 डिग्री अक्षांशों से किस तरफ गति कर रही है, ध्रुवों की ओर। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यह पवनें क्या हो रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गति कर रही है, ध्रुवीय पवनें, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। मित्रों, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ठीक है, इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों से किस तरफ गति कर रही है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गति कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर इधर दक्षिणी गोलार्ध में वही ध्रुवों से क्या कर रही है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गति कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से यह गति कर रही है। मित्रों, जो ये पवनें होती है ध्रुवीय पवनें, इन पवनों के कारण क्या होती है, वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। ठीक है, ध्रुवीय पवनों से वर्षा नहीं होती है, तथा ये पवनें क्या होती है, ठंडी शुष्क होती है, ठंडी शुष्क होती है। ठीक है, ध्रुवों पर सदैव बर्फ जमी हुई होती है और यहाँ से ध्रुवों के ओर से विषुवत रेखा की ओर, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर ये पवनें चलती है, तो ये बहुत ही ठंडी होती है। ठीक है, बहुत ठंडी और शुष्क पवनें होती है। इन्हें उत्तरी गोलार्ध में किस नाम से जाना जाता है, नॉरिस्टर के नाम से, नॉरिस्टर। उत्तरी गोलार्ध में नॉरिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं ध्रुवीय पवनों को उत्तरी गोलार्ध में नॉरिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, आगे है अगला टॉपिक मित्रों इसी का, वायुमंडल का त्रिकोशिकीय देशांतरीय वायुमंडल का त्रिकोशिकीय देशांतरीय परिसंचरण
त्रिकोशिकीय देशांतरीय परिसंचरण। देखिए मित्रों, क्या है वायुमंडल का त्रिकोशिकीय देशांतरीय परिसंचरण। वायुमंडल में पवन के परिसंचरण के प्रत्यक्ष जो कारण हैं उनके विषय में पुरानी संकल्पना के विपरीत एक नई संकल्पना, पुरानी संकल्पना के विपरीत नई संकल्पना एक पुरानी संकल्पना के विपरीत नई संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। पुरानी संकल्पना के अनुसार जो पवनों का प्रवाह होता है उन पवनों का प्रवाह तापमान पर निर्भर करता है। नई संकल्पना में इन वायुदाब पेटियों को, तीनों वायुदाब पेटियों को क्या किया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। देखिए, किस प्रकार से इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, 60 डिग्री और ध्रुव 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर वायुमंडल का जो त्रिकोशिकीय देशांतरीय परिसंचरण है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, अब इस भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और यहाँ पर है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और यहाँ पर है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है मित्रों, अब इनको अलग अलग नामों से, यहाँ पर तीनों वायुदाब पेटियों में पहली वायुदाब पेटी है उष्णकटिबंधीय, जो ये उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी है, इसको अलग आधुनिक नाम दिया है टीएच हैंडले के द्वारा। देखिए मित्रों, जो व्यापारिक पवनें चल रही है यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब से इधर से चल रही है, ये व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर। ठीक है, फिर पछुआ पवनें 35 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में, इस प्रकार से। ठीक है, और ध्रुवीय पवनें ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गति कर रही है। ठीक, प्राचीन संकल्पना के अनुसार इन्हें क्या किया गया है, तापमान पर निर्भर बताया गया है। लेकिन जो नवीन संकल्पना दी है, आधुनिक स्कूल, जो वायुमंडलीय परिसंचरण का आधुनिक स्कूल है, वायुमंडल के देशांतरीय परिसंचरण के 3 संकल्पना बताई गई है। नवीन संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है 3 का, जिसमें पहली कौन सी है, पहली संकल्पना या पहली कोशिका हैडली कोशिका या उष्णकटिबंधीय कोशिका, उष्ण कटिबंधीय कोशिका। ठीक है, या फिर हैडले कोशिका, हैडले या हैंडले कोशिका। ठीक है,
हैंडले या हैंडले कोशिका। मित्रों, इसका निर्धारण सर्वप्रथम 1735 ईस्वी में जी हैंडले के द्वारा क्या किया गया था? सामान्य तापजन्य परिसंचरण कोशिका का निर्धारण किया गया था। ठीक है, इसका नंबर दूसरी है फेरल कोशिका। फेरल कोशिका यह मित्रों मध्य अक्षांशीय या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय कोशिका है, जिसे फेरल कोशिका के नाम से जाना जाता है। देखिए मित्रों, इसमें क्या होता है, पुरानी संकल्पना के अनुसार जो धरातलीय पछुआ हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय अर्धस्थायी उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गति करती है। ठीक है, पुरानी संकल्पना के अनुसार यहाँ पर पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर गति करती है, जिसमें सौरमंडल की ऊपरी सीमा ट्रोपोपास पर पहुंचने के बाद विपरीत दिशाओं में क्या होती है, अपसरित होने लगती है इसमें। ठीक है, जबकि नवीन या आधुनिक संकल्पना के अनुसार क्या है कि यह पवन परिसंचरण का प्रतिरूप धरातलीय पछुआ हवाओं से मिलकर बना है। ठीक है, नवीन संकल्पनाओं के अनुसार यह परिसंचरण धरातलीय पछुआ पवन परिसंचरण से मिलकर बना है। नेक्स्ट है मित्रों नंबर 3, ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका या शीत कटिबंधीय। ठीक है, ध्रुवीय कोशिका या शीत कटिबंधीय कोशिका। ठीक है मित्रों, इसमें क्या है मित्रों, दोनों ही गोलार्धों में यह कोशिका पेटी, इस कोशिका परिसंचरण पाया जाता है। 60 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों ही गोलार्धों में इसका परिसंचरण पाया जाता है। आगे इसी में ठंडी ध्रुवीय पूर्वी हवाएं ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की मेखला की ओर धरातलीय पवन के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, किस रूप में? धरातलीय पवन के रूप में। धरातलीय पवन के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है मित्रों, कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण इन धरातलीय पवनों की जो दिशा होती है वह मित्रों क्या हो जाती है, पूर्व की ओर हो जाती है। ठीक है, कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण इन धरातलीय पवनों की दिशा पूर्व की ओर हो जाती है, जिसके कारण मित्रों ये ध्रुवीय ठंडी ये पूर्वी पवनें 60 से 65 डिग्री अक्षांशों पे निम्न वायुदाब में यहाँ पर इन पवनों के साथ मिलकर के क्या कर देती है, यहाँ पर अपसरित होने लगती है, जो कि ये 60 से 65 डिग्री अक्षांशों पर गर्म पछुआ पवनें चलती है, उन्हीं के साथ ये अभिसरित होने लगती है। यहाँ पर जो गर्म पवनें चलती है, ठीक है, ये पछुआ पवनें, ठीक है, इनसे मिलकर इनसे अभिसरित होने के बाद में ये क्या करती है, ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण करती है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर जो पवनों का सबसे पहले जो स्थायी पवनों का जो बिंदु था, प्रकार था, पवनों का पहला प्रकार, उसके 3 डिवीजन थे, वो उसकी पुरानी और नवीन संकल्पना के अनुरूप यह
टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अगला जो प्रकार है पवनों का प्रकार सामयिक या मौसमी पवने, उसके बारे में हम मित्रों नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।